दोस्तों वैसे तो इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसे डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, एक करियर ऑप्शन से ज़्यादा एक इमोशन है। बाकी फील्ड्स की तरह यहाँ लोग सिर्फ पैसे कमाने और करियर बनाने नहीं आते, बल्कि उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। पर दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट है कि यूथ के लिए ये काफ़ी फैसिनेटिंग करियर ऑप्शन होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल की लाइफ और लाइफस्टाइल एक आम इंसान से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। इंडियन आर्म फोर्सेज में होना काफ़ी गौरव और सम्मान वाली बात होती है। तो अगर आप भी इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर लेवल पे जाने की सोच रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इंडियन डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए वेरियस एग्जाम्स और सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले इन फोर्सेज के बारे में बेसिक जान लेते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। इसमें मेनली 3 सर्विसेज होती हैं। द इंडियन आर्मी, जिसमें टोटल 12 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव पर्सनल हैं। द इंडियन एयरफोर्स, जिसमें टोटल 1,70,000 के करीब एक्टिव पर्सनल हैं। द इंडियन नेवी, जिसमें टोटल 70,000 के करीब एक्टिव पर्सनल हैं। कुल मिला के इंडियन डिफेंस फोर्स में 14,40,000 एक्टिव और 11.5 लाख के करीब रिजर्व मिलिट्री पर्सनल हैं। इंडियन आर्मी के बारे में आप जानते ही होंगे, जो इंडिया को लैंड यानी ज़मीनी स्तर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एयरफोर्स भी नाम से ही क्लियर है, जिन्हें एयरवेज से सिक्योरिटी देखनी होती है। उसके बाद इंडियन नेवी, जो इंडिया के वाटरवेज पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बेसिकली इन तीनों फोर्सेज का काम देश को एक्सटर्नल एलिमेंट्स, जो देश और देश के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे रक्षा करना होता है, और ये देश की सीमाओं की भी रक्षा करते हैं। वैसे तो आर्म फोर्सेज में इन 3 सर्विसेज के अलावा CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की सर्विसेज, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेज और कुछ स्पेशल फोर्सेज भी आती हैं, जिनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है, द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसे कुछ राइटर्स इंडियन आर्म फोर्सेज में ही इंक्लूड कर देते हैं। हालांकि इनकी यूनिफॉर्म इंडियन नेवी से सिमिलर होती है, लेकिन इनका काम काफ़ी डिफरेंट होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी की तरह कोई मिलिट्री या वॉर ऑपरेशन नहीं करते। इनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनका सर्च, रेस्क्यू और प्रोटेक्शन का काम होता है। इनका काम फिशरमैन को सिक्योरिटी देना, मैरीन इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना और मैरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना होता है। ये डिफरेंट सर्विसेज जैसे इंडियन नेवी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और सेंटर और स्टेट पुलिस फोर्सेज के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो अब यंगस्टर्स अगर इंडियन आर्म फोर्सेज को ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले तो उन्हें इन सभी फोर्सेज की बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए। फिर उनको डिसाइड करना है कि उन्हें किस टाइप की सर्विस में जाना है, क्योंकि ये फोर्सेज रिक्रूटमेंट के लिए अपने अलग अलग टाइप के एग्जाम्स लेती हैं और इनका डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और इंडियन आर्म फोर्सेज में 2 टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, PC यानी परमानेंट कमीशन, SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। PC ऑफिसर्स वो होते हैं जिनकी सर्विस परमानेंट होती है टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। ये ऑफिसर्स 12th और ग्रेजुएशन दोनों बेसिस पे रिक्रूट किए जाते हैं। जबकि SSC ऑफिसर्स वो होते हैं जिनकी लिमिटेड पीरियड की सर्विस होती है। इनका सर्विस टेन्योर 10 साल तक का होता है, जिसे वो आगे 4 साल के लिए एक्सटेंड भी करा सकते हैं, यानी टोटल 14 ईयर्स। इंडियन आर्म फोर्सेज की कुछ ब्रांचेज में इनमें से कुछ ऑफिसर्स को उनकी कैरियर परफॉर्मेंस और डिपार्टमेंट में वैकेंसीज के बेस पे परमानेंट कमीशन भी दी जाती है। ये ऑफिसर्स सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस पे ही रिक्रूट किए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं उन एग्जाम्स की जिनके थ्रू आप इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बात की जाए 12th बेसिस पे, सबसे पहले NDA, जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज के लिए कॉमन एग्जाम होता है। फिर TES, जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए होता है। फिर डायरेक्ट एंट्री 10+2 BTEC, जो सिर्फ इंडियन नेवी के लिए होता है। ये सभी एंट्रीज इंडियन आर्म फोर्सेज में परमानेंट कमीशन होती हैं। और अगर बात की जाए ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इसमें सबसे पहले CDS, जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज के लिए कॉमन एग्जाम है, जो परमानेंट कमीशन होते हैं। इसके साथ साथ इसमें इंडियन आर्मी के शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की भी वैकेंसी होती हैं। नेक्स्ट UES, TGC, JAG, SSC टेक ऐसी एंट्रीज हैं जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए होती हैं। इनमें से UES और TGC परमानेंट कमीशन है, बाकी शॉर्ट सर्विस कमीशन। नेक्स्ट FCAT ऐसी एंट्री है जो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए होती हैं। इस एग्जाम से PC और SSC दोनों टाइप की एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट INET ऐसा एग्जाम है जिससे इंडियन नेवी में ग्रेजुएशन लेवल पे एंट्री मिलती है। इसमें भी दोनों PC और SSC टाइप की एंट्रीज होती हैं।
इन सब के अलावा एनसीसी एंट्री भी होती है, जिससे ग्रेजुएशन के बाद तीनों ही सर्विसेज में जाने का मौका मिलता है। आइए अब एक एक करके इन इंडियन आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करने के वेज की बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे फेमस में से एक है एनडीए एग्जाम। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए एग्जाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्जाम 12th पास और अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस एग्जाम से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की वैकेंसीज फिल की जाती हैं। बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो एनडीए के लिए एज 16.5 साल से लेके 19.5 साल की होनी चाहिए और इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, जबकि आर्मी विंग में सभी स्ट्रीम के 12th पास स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। इस एग्जाम का लेवल और स्टैंडर्ड काफ़ी हाई रहता है। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2। हर एग्जाम में इन चारों सर्विसेज को मिला के टोटल 400 के करीब वैकेंसीज निकलती हैं और इसमें अराउंड 5 से 7 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जिसे सिर्फ 10,000 के तकरीबन बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। रिटन टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है जो एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट कराती है। एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिन लंबा प्रोसेस होता है और ये 250 से 300 बच्चों के बैच बना के करवाया जाता है। सभी कैंडिडेट्स को उनकी प्रेफरेंस ऑफ सर्विस के हिसाब से जो सर्विस अलॉट हुई होती है, उसके लिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए अलग अलग जगह बुलाया जाता है। इसमें फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट से लेकर आगे कई तरह के राउंड्स होते हैं। मैक्सिमम बच्चों को तो स्क्रीनिंग में ही बाहर कर दिया जाता है। हर बैच से OLQ यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटी वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके आगे रिकमेंड कर दिया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बैच से फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हों। ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी बैच से बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएं और किसी बैच से सभी के सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाए। सभी 10,000 के करीब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद लास्ट में सभी बैचेस को मिला के टोटल 500 के करीब कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया जाता है। फिर फाइनल बनी लिस्ट में उनके स्कोर्स के बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है और वैकेंसी के बराबर कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेज के इंटरव्यू का स्टैंडर्ड किसी भी नॉर्मल इंटरव्यू से काफ़ी हाई होता है। एनडीए के लिए सिलेक्ट होने के बाद सभी कैंडिडेट्स को 3 साल की ट्रेनिंग और साथ ही साथ ग्रेजुएशन कोर्स कराया जाता है और उसके बाद उन्हें उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एकेडमीज में भेज दिया जाता है, जहां 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें एज ऑफिसर कमीशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगले एग्जाम की, तो वो है CDS एग्जाम। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को भी यूपीएससी द्वारा नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या पास आउट हो चुके हैं। बात की जाए क्राइटेरिया की, तो CDS के लिए एज 19 साल से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एज क्राइटेरिया अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग होता है। इस एग्जाम को भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, CDS 1 और CDS 2, और इसमें भी एक बार में वैकेंसीज 350 से 400 के करीब होती हैं। CDS में भी एनडीए की तरह रिटन टेस्ट और SSB का इंटरव्यू होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। इस एग्जाम के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, IANA यानी इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला, AFA यानी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद और OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जैसे 4 इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। IMA, INA, AFA में परमानेंट कमीशन ऑफिसर जाते हैं। एनडीए से ग्रेजुएट होने वाले कैडेट्स भी अपनी रिस्पेक्टिव सर्विस के अकॉर्डिंग इन्हीं एकेडमीज में जाते हैं, जबकि OTA में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जाते हैं। कैंडिडेट्स को पहले से ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को प्रेफरेंस वाइज भरना होता है। OTA यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑटोमेटिकली 4th प्रेफरेंस पे आता है। इन इंस्टीट्यूट से 18 मंथ्स का ट्रेनिंग कोर्स करके पास आउट होने के बाद कैंडिडेट्स को क्लास 1 ऑफिसर्स की पोस्ट मिलती है, जिसमें इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर जैसी पोस्ट शामिल होती हैं। नेक्स्ट TES यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो इंडियन आर्मी के टेक्निकल ट्रेड्स में ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए होती हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 12th में PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए और इनमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ वो JEE मेन एग्जाम्स में अपीयर्ड होने चाहिए। ये एंट्री भी साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती हैं और एक बार में इसमें अराउंड 90 वैकेंसीज निकलती हैं। इसका एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम NDA वाला ही होता है। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। JEE मेंस के स्कोर के बेस पे कट ऑफ बनाकर कैंडिडेट्स को डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सभी प्रोसीजर्स पूरे होने के बाद फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को OTA गया
यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ 5 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगला है डायरेक्ट एंट्री 10+2 बीटेक। ये एंट्री सिर्फ इंडियन नेवी के लिए होती है। इसके लिए कैंडिडेट्स के पास 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए और इनमें मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ में जेई मेंस एग्जाम में अपीयर्ड होने चाहिए। ये एंट्री भी साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है और इसके लिए भी एज क्राइटेरिया सेम एनडीए और टीएस वाला ही होता है। इसमें भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। जेई मेंस के स्कोर्स के बेस पे कट ऑफ बनाकर कैंडिडेट्स को डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सभी प्रोसीजर्स पूरे होने के बाद फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आईएनए में 4 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके पूरे होने के बाद उन्हें नेवी में सब लेफ्टिनेंट रैंक के साथ साथ जेएनयू की बीटेक डिग्री भी दी जाती है। नेक्स्ट इज यूईएस यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए होती है। ये भी एक टेक्निकल एंट्री होती है जो इंडियन आर्मी के टेक्निकल ट्रेड्स में ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट के लिए होती है। ये एंट्री सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्री फाइनल यानी 3rd ईयर स्टूडेंट के लिए होती है। इसमें एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 24 साल तक का होता है। ये एंट्री साल में सिर्फ एक बार होती है और इसमें लगभग 60 वैकेंसीज निकलती हैं। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को आईएमए देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अगला है टीजीसी एंट्री। टीजीसी यानी टेक्निकल ग्रेड कोर्स के थ्रू भी इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री होती है। ये स्कीम उन इंजीनियर्स के लिए होती है जो फाइनल ईयर में हैं या अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें ब्रांच वाइज कट ऑफ परसेंटेज डिसाइड होती है और कैंडिडेट्स को डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यानी कि इसके थ्रू इंजीनियर्स जिनकी परसेंटेज अच्छी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 से 27 साल तक का होता है। ये एंट्री भी साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है और एक बार में इसमें अराउंड 60 वैकेंसीज निकलती हैं। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी आईएमए देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट है जेजी। जेजी यानी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के थ्रू इंडियन आर्मी में एडवोकेट ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं। अगर आपने शौर्य मूवी देखी है तो उसमें जो एडवोकेट फ्रेंड्स होते हैं वो इसी एंट्री से इंडियन आर्म फोर्सेज में भर्ती हुए होते हैं। इसमें एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 21 से 27 साल तक का होता है। ये एंट्री साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है और एक बार में इसमें सिर्फ 10 के करीब वैकेंसीज निकलती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसमें एलएलबी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ओटीए चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट इज एसएससी टेक यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के थ्रू इंडियन आर्मी में टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें सिर्फ बीटेक इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 6 सेमेस्टर तक के मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ निकालकर कैंडिडेट्स को डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20 से 27 साल तक का होता है। ये एंट्री साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है और एक बार में अराउंड 100 वैकेंसीज निकलती हैं। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी ओटीए चेन्नई में 49 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अगला है एफकैट यानी एयरफोर्स कमीशन एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम के थ्रू इंडियन एयरफोर्स में एंट्री मिलती है। एनडीए, सीडीएस और एनसीसी एंट्री के अलावा यही एक ऑप्शन है जिससे आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में ब्रॉडली 2 ब्रांच होती हैं, फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इस एग्जाम के थ्रू परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन इसके थ्रू फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट कमीशन नहीं मिलती, वो सिर्फ एनडीए और सीडीएस के कैंडिडेट को मिलती हैं। इसमें एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए 20 से 26 साल तक का होता है। ये एंट्री भी साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती हैं और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ स्पेसिफिक फील्ड की ग्रेजुएशन ही अलाउड होती है और मैक्सिमम ब्रांचेज में फिजिक्स एंड मैथ्स हैज कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन 10+2 विद मिनिमम 50% मार्क्स इन रिक्वायरमेंट होती है। इसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को एएफए यानी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये ट्रेनिंग फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 74 वीक्स और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 52 वीक्स की होती है। अगला है आईएनईटी यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो ग्रेजुएशन बेस पे होता है। इस एग्जाम के थ्रू इंडियन नेवी की डिफरेंट पोस्ट्स जैसे पायलट, ऑब्जर्वर, एटीसी, जनरल सर्विस, हाइड्रो, नेवल आर्किटेक्ट, एजुकेशन एटसेट्रा की वैकेंसी फिल की जाती हैं।
इनमें डिपार्टमेंट के हिसाब से सभी अलग अलग एजुकेशन और एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों की वैकेंसीज निकलती हैं और ये एग्ज़ाम भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स का एसएसबी इंटरव्यू होता है और फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को INA इजीमाला में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट वे है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी एक स्पेशल ऑप्शन होता है आर्म फोर्सेज में जाने के लिए। अगर आपने पहले से ही एनसीसी ज्वाइन की हुई है और आपके पास एनसीसी C सर्टिफिकेट है जिसमें आपको परफॉर्मेंस में A या फिर B ग्रेड मिला हुआ है, तो आपके लिए इंडियन आर्म फोर्सेज में जाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि इस केस में आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना होता। एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के साथ आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये थे इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने के डिफरेंट वेज। इनके अलावा टेरिटोरियल आर्मी भी होती है जो रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ उसकी बात नहीं की है और ना ही हमने AFMS यानी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज फॉर एजुकेशन कॉर्प्स की बात की है। अगर आप चाहते हैं हम इनके ऊपर या फिर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।